प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग मांग की लोच का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि मांग की लोच किन किन विधियों से निकाली जाती है और ये वास्तव में क्या होती है। तो आपको बताया गया है कि मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है, जबकि मांग की लोच एक मात्रात्मक विचार है। मांग के नियम में आपने ये बताया था या आपने ये जाना था कि जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाती है और कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाती है। लेकिन इस मांग में कितना परिवर्तन होता है किसी निश्चित मात्रा में कीमत के परिवर्तन के फलस्वरूप, यह मांग का नियम नहीं बता सकता। इसे मांग की लोच ही बता सकती है। तो आज हम मांग की लोच के बारे में जानेंगे। पारिभाषिक रूप से मांग की लोच मांग में आनुपातिक परिवर्तन को कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। यानी कि मांग की लोच वह है जो मांग में आनुपातिक परिवर्तन को कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। इसको निकालने की 3 विधियां हैं। प्रतिशत परिवर्तन विधि, इसे फ्लक्स महोदय ने विकसित किया था। एक तरह से आनुपातिक विधि के ही समान है जो परिभाषा में आपने देखा है। दूसरा ज्यामिति विधि है और तीसरा कुल व्यय विधि है। कुल व्यय विधि मार्शल की विधि है। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। प्रतिशत परिवर्तन विधि, हम एक मांग वक्र लेते हैं और यहाँ बिल्कुल आंकिक उदाहरण लेंगे हम, ताकि आपको समझने में सुविधा रहे। और एक सीधी मांग वक्र लेंगे। ये कीमत है 10 रुपये, ये कीमत हो गई 8 रुपये। मांग यहाँ 5 थी, यहाँ बढ़कर 8 हो गई। ये P1 इसे कह सकते हैं, इसे P2 कह सकते हैं, इसे Q1 कह सकते हैं और इसे Q2 कह सकते हैं। आप जान लीजिए, यह लंब अक्ष होता है या आधार अक्ष इसे कहा जाता है। इसे वर्टिकल एक्सिस, इसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहा जाता है। यह मांग वक्र है। आगे जब चित्र बनेगा तो इन सब चीज़ों को नहीं बताया जाएगा। अब आप देख लें कि कीमत में परिवर्तन हुआ, यानी कीमत घट रही है, तो निश्चित है मांग के नियमानुसार मांग बढ़ेगी। कीमत 2 इकाई या 2 रुपये घट रही है और मांग में 3 की वृद्धि हो रही है। तो अब आपको अलग अलग निकालना है आनुपातिक परिवर्तन कितना हो रहा है। पहले देखिए मांग में आनुपातिक परिवर्तन क्या होगा। तो अनुपात में जब हम 100 का गुणा कर देंगे तो प्रतिशत परिवर्तन हो जाएगा। किसी भी परिवर्तन के अनुपात में जब हम 100 का गुणा कर देंगे तो प्रतिशत परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए इसमें कहीं आपको संशय नहीं होना चाहिए कि आनुपातिक परिवर्तन और प्रतिशत परिवर्तन अलग अलग है। आनुपातिक परिवर्तन में 100 का गुणा करने पर वह प्रतिशत परिवर्तन हो जाएगा। बहरहाल पहले हम मांग में आनुपातिक परिवर्तन देखते हैं। सूत्र में एक चीज़ और आप देख रहे होंगे, ये ऋण चिन्ह लगा है। यह ऐसा इसलिए है कि ये घट रहा है, एक बढ़ रहा है। दोनों में जो सहसंबंध है, सहसंबंध के बारे में आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, दोनों में जो सहसंबंध है वो नकारात्मक है, इसलिए इसके साथ हमेशा नकारात्मक चिन्ह लगा रहेगा। जबकि सामान्य वस्तुओं के मांग वक्र के बारे में विश्लेषण कर रहे हैं तब, यानी कि सामान्य वस्तुओं का मांग वक्र हमेशा निगेटिव स्लोप का होता है। तो प्रारंभिक मांग 5 और अंतिम मांग 8 बटे प्रारंभिक मांग 5, तो ये हो जाएगा जो मांग में आनुपातिक परिवर्तन है। बराबर 5 - 8 बटे 5 बराबर हो जाएगा -3 बटे 5। अब कीमत में आनुपातिक परिवर्तन तो 10 - 8 बटे 10 बराबर 2 बटे 10। अब यदि आप चाहें तो इसे प्रतिशत में भी बदल सकते हैं। इनमें भी 100 में गुणा, उसमें भी 100 में गुणा, लेकिन उससे हमको कोई बहुत फ़ायदा नहीं है। EP यानी मांग की लोच बराबर मांग में आनुपातिक परिवर्तन -3 बटे 5 बटे 2 बटे 10। अब आप इसे कर सकते हैं, ये भिन्न रिवर्स हो जाती है, बराबर -3 बटे 5 गुणे 10 बटे 2। तो ये हो जाएगा
-3, यानी आपकी लोच जहाँ आप ये निकाल रहे हैं वो 3 के बराबर है। सूत्र रूप में आप इसे देखेंगे तो EP बराबर Q1 माइनस Q2 बटे Q1 अपान P1 माइनस P2 बटे P1, ये बराबर हो जाता है। इस परिवर्तन को डेल्टा कहते हैं। आपने देखा था पहले जो परिवर्तन हुआ था वो ऋणात्मक था, तो इसीलिए जब सूत्र रूप में दिखाते हैं तो ऋण चिन्ह पहले लगा लेते हैं। इसे डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा Q बटे प्रारंभिक मात्रा Q बटे डेल्टा P बटे प्रारंभिक कीमत P। फिर इसे उलट लेते हैं तो डेल्टा Q अपान डेल्टा P गुणे P अपान Q, और यहाँ माइनस चिन्ह, यानी कि जो सूत्र रूप में, इसको यहाँ से यहाँ ले आइए। सूत्र रूप में EP बराबर यानी प्राइस इलास्टिसिटी बराबर माइनस डेल्टा Q बटे डेल्टा P इंटू P अपान Q। ये जो आपका है ये मांग की लोच का सूत्र भी प्राप्त होता है, जिसे आपने पहले आंकिक रूप में देखा था। तो ये आनुपातिक परिवर्तन या प्रतिशत परिवर्तन तरीके से मांग की लोच निकालने की विधि है। अब आप ये जान लीजिए कि एक सीधी रेखा पर मांग की लोच हमेशा एक समान नहीं होती। फिर से इसको जान लीजिए कि कभी भी सीधी रेखा पर मांग की लोच एक समान नहीं होती है, इसमें परिवर्तन होता रहता है। यहाँ -3 निकाले हैं तो आगे और कम हो जाएगी, फिर आगे कम हो जाएगी। यहाँ यानी इस बिंदु पर ये 0 होगी और इस बिंदु पर यह अनंत होगी। यानी जहाँ कोई मात्रा नहीं है वहाँ मांग की लोच अनंत होगी, और जहाँ कोई कीमत नहीं है वहाँ मांग की लोच 0 होगी। इसको भी देख लीजिए। अब हम चलिए मान लेते हैं 2 रुपये कीमत और घटती है और 3 इकाई मांग और बढ़ जाती है। ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 11। 5 3 8 3 11। चूँकि सीधी रेखा है तो ये भी वृत्त समान होगी, ये भी कमी समान होगी, लेकिन लोच समान नहीं होगी। इसको देखना है हमको। अब आप ये इसमें पाएंगे कि ये जो P1 है ये हो जाएगा और P2 ये हो जाएगा, इसमें Q1 ये हो जाएगा और Q2 ये हो जाएगा। प्रारंभिक मात्रा 8 हो जाएगी, पहले 5 थी। यहाँ प्रारंभिक कीमत 8 हो जाएगी जो पहले 10 थी। तो आप पहले मांग में परिवर्तन देख लीजिए। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 11 बटे 8 बराबर हो जाएगा ये 3 बटे 8, और चूंकि 8 से 11 घटाया गया इसलिए माइनस हो जाएगा। तो मांग में जो आनुपातिक परिवर्तन होता है यानी डेल्टा Q इज इक्वल टू -3 बटे 8। डेल्टा P देख लीजिए। डेल्टा P बटे P बराबर हो जाएगा 8 माइनस 6 बटे 8 बराबर 2 बटे 8। तो यानी डेल्टा P बटे P बराबर 8। अब इनको सूत्र में रखिए। EP प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू -3 बटे 8 बटे 2 बटे 8। ये आप पाएंगे बराबर हो जाएगा -3 बटे 8 गुणे 8 बटे 2। तो ये कट जाएगा, -3 बटे 2 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 1.5, ये माइनस चिन्ह के साथ। तो पहले जहाँ इस बिंदु पर आपने निकाला था -3,
इस बिंदु पर आपको निकला है 1.5, यानी नीचे आने पर इलास्टिसिटी क्रमशः घटती जाती है और ऊपर बढ़ने पर इलास्टिसिटी क्रमशः बढ़ती जाती है। इसे आप अगले यानी ज्यामिति विधि में भी आप देख सकेंगे। तो इस तरह से जो मांग की लोच है, मांग में आनुपातिक परिवर्तन या मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन या कीमत में प्रतिशत परिवर्तन तरीके से इस तरीके से निकाली जाएगी। अब हम दूसरे विधि के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी विधि में ऐसे मांग वक्रों की लोच निकाली जाती है जो सीधी रेखा में नहीं होते, इसलिए ज्यामिति विधि की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए कोई मांग वक्र है जो वक्राकार है, बिल्कुल किसी उपभोक्ता का ऐसा व्यवहार है कि उसका मांग वक्र सीधे न प्राप्त होकर वक्राकार प्राप्त होता है। अब आप इसमें मांग वक्र की लोच कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए मान लीजिए इस बिंदु पर लोच निकालनी है, तो इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी। इस स्पर्श रेखा के नीचे भाग को और ऊपर वाले भाग को मापा जाएगा अक्ष से, यानी कि यदि ये DD है तो एक स्पर्श रेखा इसे कहा जाएगा। स्पर्श रेखा खींचने पर इसके निचले भाग और ऊपरी भाग को मापा जाएगा और इस बिंदु पर, यानी कि ये बिंदु पर मांग की लोच जो होती है EP बराबर निचले भाग की लंबाई बटे ऊपरी भाग की लंबाई। यानी कि निचले भाग की लंबाई बटे ऊपरी भाग की लंबाई। आप ज्यों-ज्यों ऊपर बढ़ते जाएंगे ऊपरी भाग छोटा होता जाएगा, यानी हर जो है छोटा होता जाएगा, इसलिए भिन्न का मान बड़ा मिलता जाएगा और ऊपर यानी मांग की लोच ज़्यादा होगी। और नीचे बढ़ेंगे तो छोटे भाग की लंबाई कम होगी, बड़े भाग की लंबाई बढ़ेगी, इसलिए मांग की लोच यहाँ इकाई से कम होती जाएगी। और बीच में दोनों बराबर रहेगा, इसलिए बीच में लोच मांग वक्र के बीचों बीच लोच इकाई के बराबर होती है। तो इस तरह आप देखते हैं कि मांग वक्र पर ऊपर बढ़ने पर लोच बढ़ती जाती है और नीचे बढ़ने पर लोच कम होती जाती है। और ये ज्यामिति विधि है और इसमें सीधे केवल स्पर्श रेखा की लंबाई से निकाल लिया जाता है। अब एक है कुल व्यय विधि, लेकिन इससे पहले कुछ और बातें आपको बता दी जाएं। इसके बारे में, ज्यामिति विधि के बारे में समरूप त्रिभुजों की सहायता से सिद्ध करके भी बताया जा सकता है कि ऐसा क्यों होता है। यह बिल्कुल ही तार्किक है, ऐसे ही नहीं कह दिया गया कि निचले भाग की लंबाई बटे ऊपरी भाग की लंबाई, बल्कि सूत्रों से यह स्थापित किया गया है और इसमें समरूप त्रिभुजों का प्रयोग होता है। आप लोग जब क्लास में आएंगे तो ज़रूरत के अनुसार आपको समझा दिया जाएगा। क्या आप इस बारे में सोच सकते हैं, क्या कभी लोच हर जगह इकाई के बराबर हो सकती है या स्थिर हो सकती है? तो 3 दशाओं में लोच स्थिर होती है। एक तो बिल्कुल सीधा मांग वक्र हो लंबवत, जिस पर मांग मात्रा स्थिर हो, कीमत चाहे बढ़े चाहे घटे, यानी यहाँ लोच शून्य होती है। और एक क्षैतिज मांग वक्र हो सकता है जिस पर कीमत बिल्कुल स्थिर रहती है और मांग मात्रा घटती बढ़ती है, यहाँ लोच अनंत होती है। और एक तीसरी दशा हो सकती है आयताकार अतिपरवलय की आकार के मांग वक्र पर, जहाँ लोच हमेशा एक बराबर होती है। और मार्शल की कुल व्यय विधि में आप इसके बारे में ठीक से जान भी लेंगे ऐसा कैसे हो सकता है। आयताकार अतिपरवलय में ये बताता है कि इस मांग वक्र से जो आयत बन रहे हैं उनका क्षेत्रफल सदैव स्थिर रहेगा, इनका क्षेत्रफल सदैव स्थिर रहेगा। चाहे आप 8 × 2 कीजिए या 2 × 8 कीजिए, हमेशा 16 स्थिर प्राप्त होगा। तो जब इस तरह के इसके से बने हुए, यानी इस मांग वक्र और अक्षों के बीच बने हुए आयतों का जब क्षेत्रफल एक समान हो तो लोच हमेशा इकाई के बराबर होती है। और इसी दशा में इस आकार को आयताकार अतिपरवलय कहा जाता है। और इसी दशा में
लोच हमेशा स्थिर रहेगी जो 1 के बराबर होगी। कुल व्यय विधि में हम इसी का उपयोग करेंगे। कुल व्यय विधि ये बताती है कि कीमत घटने या बढ़ने से उपभोक्ता के व्यय पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे कुल व्यय कहा जाता है। यदि कीमत बढ़ने से उपभोक्ता का कुल व्यय बढ़ जाए, कीमत बढ़ने से कुल व्यय बढ़ जाए तो लोच इकाई से कम है, और कुल व्यय बढ़ने से कीमत बढ़ने से उपभोक्ता का कुल व्यय घट जाए तो लोच इकाई से ज़्यादा है, और यदि स्थिर रहे तो लोच इकाई के बराबर है। तात्पर्य कि कीमत बढ़ने से उपभोक्ता की मांग घटती है, कीमत बढ़ने से उपभोक्ता की मांग घटती है। उपभोक्ता की मांग इतना घट जाए कि पहले से व्यय करना ही कम करते तो लोच इकाई से ज़्यादा होगी, यानी कि कीमत का प्रभाव उस वस्तु की मांग पर ज़्यादा पड़ रहा है। और यदि कीमत का प्रभाव उस वस्तु की मांग पर कम पड़ रहा है और कुल कीमत बढ़े और व्यय पहले से थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो वस्तु की मांग लोचदार नहीं है, बेलोच है। इस तरह से होता क्या है, आप ये जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर, एक हम सीधा मांग वक्र लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ ये P है और ये Q है, यानी ये खरीदी गई मात्रा है और यह कीमत है। ये एक यहाँ बिंदु ले लेते हैं, मान लेते हैं ए बिंदु पर AP गुणे OP, AP गुणे OP बराबर इस आयत का क्षेत्रफल। आपने ये मान लीजिए 10 रुपया है, ये 5 इकाई है, तो 50 रुपया व्यय किया। 50 रुपया 10 गुणे 5 50, यानी ये 50 जो इस आयत का क्षेत्रफल भी है। 10 गुणे 5 10 कीमत और 5 इकाई की डिमांड, ये 10 गुणे 5 आपने जो व्यय किया वो कुल व्यय है और वही आयत का क्षेत्रफल है। अब आप कल्पना कीजिए कि कीमत घटकर 8 रुपये हो गई और जो ये मांग थी आपकी 7 इकाई हो गई। कीमत घटकर 8 रुपये हो गई, मांग आपकी 7 इकाई हो गई, जो पहले 5 थी। इसे Q2 कह सकते हैं, लेकिन हम आंकिक ले रहे हैं उदाहरण। तो ये हो जाएगा, पहले 10 गुणे 5 था, अब 8 गुणे 7 हो गया। ये 50 था और ये हो गया 56। तो इस तरह कुल व्यय बढ़ गया। कीमत घटने से कुल व्यय बढ़ गया, इसलिए इसकी वस्तु की मांग लोचदार है, यानी कि इकाई से ज़्यादा लोच है। अब आप आएंगे 2 रुपये और कीमत घटाइए, 6 रुपया कीजिए। यहाँ आए, यहाँ 9 हो गया, तो अब ये हो गया 6 गुणे 9 बराबर हो जाएगा 54, 9 छक 54। तो इस तरह देखते हैं कि इस व्यय से ये व्यय कम है, अब यहाँ लोच इकाई से कम हो गई। तो इस तरह लोच इस रेखा पर भी आप एक अनुपात में ही कीमत घटा, एक मात्रा में ही, अनुपात और मात्रा में अंतर होता है। ये निरपेक्ष मात्रा एक समान है लेकिन अनुपात बदल रहा है। तो निरपेक्ष मात्रा एक समान आप घटा रहे हैं और मांग एक समान मात्रा में बढ़ा भी रहे हैं, लेकिन लोच अलग अलग प्राप्त हो रही है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि कुल व्यय विधि से भी ऊपर से नीचे बढ़ने पर लोच घटती जाती है। तो ये मार्शल की कुल व्यय विधि है और उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और यदि ये लोच, इस पर आयतों का क्षेत्रफल एक समान बनता तो इस पूरे मांग वक्र की लोच इकाई के बराबर होती और वो मांग वक्र इस तरह का होता। आज लोच में इतना ही, और आगे हम आपको पढ़ाएंगे कि मांग को प्रभावित करने वाले, मांग के नियम को प्रभावित करने वाले, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, और मांग के नियम के अपवाद क्या क्या हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।